वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, हिस्ट्री कंपाइलेशन के न्यू सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल और कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ। ये वीडियो आपकी हर स्टेट पीसीएस, चाहे वो यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, आरपीएससी हो या फिर यूकेपीएससी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिस्ट्री सभी में पूछी जाएगी। और ये हम पूरा हिस्ट्री का कंपाइलेशन का एक पूरा सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम पूरे टॉपिक वाइज हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो आपका जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उस टॉपिक को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने मध्य पाषाण काल तक पढ़ लिया था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण। इसके पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ले मेजू रायर ने 1860 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टॉन्स नदी घाटी में पॉलिशदार सेल्ट प्राप्त करके नवपाषाण काल की खोज की थी। तो यहाँ से नवपाषाण काल की खोज मानी जाती है। घिसाई द्वार यहाँ पर मिले, चौचदार और पॉलिशदार औजारों का उपयोग इसी काल में किया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछ सकते हैं पॉलिशदार औजार का यूज़ कब। औजारों का यूज़ तो इसके पहले भी कर रहे थे, लेकिन पॉलिशदार औजार यहाँ से आपको मिलते हैं। नवपाषाण काल की ये विशेषता है, पॉलिशदार औजार, इनको याद रखना है, चौचदार, पॉलिशदार और घिसाई द्वार। गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के महत्व को भी बताया है। वर्तमान काल में 80,000 से 80,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व, या फिर इसको 100,000 मान सकते हैं, 80,000 से 100,000 वर्ष पुरानी आधुनिक मनुष्य के अवशेष बोरनेउ की गुफा से मिले हैं। तो बोरनेउ की गुफा से आधुनिक मनुष्य के अवशेष यहाँ पर इनको मिले। इसके बाद महगढ़ा एक स्थान है। महगढ़ा नवपाषाण युगीन स्थल विंध्य क्षेत्र में अवस्थित है। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है कि ये स्थल कहाँ पर है। रेलवे वगैरह ऐसे प्रश्नों को बहुत पूछता है, तो याद रखना है महगढ़ा नवपाषाण युगीन स्थल है और कहाँ का है, विंध्य क्षेत्र का है। यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर दूर पर स्थित है। राग के टीले दक्षिण भारत के नवपाषाणिक संस्कृति से ही संबंधित है। अगला तथ्य दिया गया है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक साक्ष्य आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित बिलासुरगाम से मिले हुए हैं। अग्नि के आविष्कार का श्रेय होमो इरेक्टस को ही दिया जाता है। हालांकि व्यापक रूप से होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने किया था, लेकिन होमो इरेक्टस जो इसके पहले थे, मतलब इस काल में थे, उनके द्वारा अग्नि का आविष्कार माना जाता है। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव होमो निएंडरथल था, जबकि पहला आधुनिक और प्रज्ञ मानव होमो सेपियंस था। तो यहाँ से ही हम पढ़ते हैं कि मानव को, जो मानव का वैज्ञानिक नाम है क्या है, होमो सेपियंस है। तो पहला आधुनिक और प्रज्ञ मानव, मतलब जिसमें थोड़ी बहुत बुद्धि थी, वो होमो सेपियंस माना जाता है। लेकिन उसके पहले होमो निएंडरथल था और होमो निएंडरथैलेसिस था, ठीक है ना, और होमो इरेक्टस था। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, विश्व के संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है 9,000 ईसा पूर्व से, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 4,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था जॉन लुब्बाक ने। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जॉन लुब्बाक, इनका नाम याद रखने। 1865 में प्रकाशित इनकी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इसमें किया था। गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण, ताम्रपाषाण संस्कृति हेतु अन्न उत्पादक संस्कृति और नवपाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का यूज किया है। बी गॉर्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे और इन्होंने लौह को जनतांत्रिक धातु कहा था। मतलब कि इन्होंने क्या कहा, लोहे के बारे में कहा, लोहा जो है ये जनतांत्रिक धातु है। ये किसने कहा, बी गॉर्डन चाइल्ड ने। इसके बाद है बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर, ये सब नवपाषाण युग के ही औजार हैं, इनको याद रखना है। अगला तथ्य है, अल्जिन दंपति और बी के थापर, इन्होंने उत्तर भारत के नवपाषाणिक संस्कृति के उद्भव में चीन की नवपाषाण काल की संस्कृतियों का प्रभाव स्वीकार किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल भी उत्तर प्रदेश से मिला है। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में झील के किनारे लहुरा देव है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसको मतलब ऐसे ये जो फॉर्मेट है इनको याद रखना है। ये वर्ड्स में आपको मिसिंग नहीं करना है, क्योंकि आप प्राचीन काल का इतिहास भी पढ़ेंगे। अभी आप जो वैदिक काल पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी प्रश्न हो सकता है कि वहाँ पर आपको सबसे पहले धान कहाँ मिला, जौ कहाँ मिला, ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं। कहाँ से मूर्तियाँ मिली, कहाँ से सिक्के मिले। तो बिल्कुल इस फॉर्मेट को याद रखें।
कि यहाँ पर अल्विन दंपति और B.K. थापर ने कहा है कि उत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के उद्भव में चीन की नवपाषाणिक संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा है। इसके बाद सबसे पहले खाद्यान्न का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ। गेहूं की कृषि यहीं से प्रारंभ हुई और यहाँ पर जो प्राचीनतम कृषि है उसके साक्ष्य वाला स्थल उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर संत कबीरनगर जिले के झील के किनारे स्थित लहुरा द्वीप से मिला है। यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला तथ्य है मिर्जापुर में बेलन और अदवा नदी के संगम पर स्थित टोकवा स्थल भी 6000 ईसा पूर्व से कृषि के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। तो यहाँ से टुकवा से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चीन की यांसी नदी है, यहाँ पर लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया जा रहा था। तो चीन की यांसी नदी से चावल उगाए जाने के साक्ष्य मिले। मक्का का पहला साक्ष्य मैक्सिको में मिला। एम फॉर मक्का, एम फॉर मैक्सिको। ये प्रश्न पूछा गया है, मैंने भी तभी ऐसे ही याद किया था, तो इसको ऐसे ही याद कर ले अगर आप याद करें। एम फॉर मक्का, एम फॉर मैक्सिको। बाजरा चीन में, सोरघम पूर्व अफ्रीका में और राई दक्षिण पूर्व एशिया में, जो यूरोप में सबसे पहले उगाया गया था। इसके बाद अगला तथ्य है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला, ये प्रश्न भी पूछा गया। बोर्जोहोम से, जम्मू कश्मीर से मिला है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। इसके बाद है अगला तथ्य गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ क्या होता है, कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा, ठीक है ना, कुम्हार की गुहा। इसके बाद अगला तथ्य है चिरांद बिहार के सारण जिले में है। वुरझोम जम्मू कश्मीर के पश्चात चिरांद में सर्वाधिक मात्रा में नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, हड्डी के कई सारे औजार मिले हैं। इसके बाद अगला तथ्य है नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जिले से मिले हैं और यहाँ पर संगन कल्लू नामक एक स्थान है जहाँ से राख के टीले मिले हैं। याद रखिए कर्नाटक मिल सकता है, मैसूर मिल सकता है, बेल्लारी और संगन कल्लू भी मिल सकता है, कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है, इसलिए चारों चीज़ें याद रखें। पिकलीहल में भी राख के टीले मिले हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है यूपी पीसीएस वगैरह में और अदर एग्जाम में भी, बिल्कुल याद कर लें। धातु में सबसे पहले तांबे का यूज हुआ था, बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ याद रखना। ताम्रपाषाण संस्कृति इसलिए ही नाम दिया, लौह इसके काल, लौह काल इसके बाद में आया था, ठीक है। तो लोहे का उपयोग तो यहाँ पर बताया गया, लेकिन ताम्र सबसे पहले यूज किया गया था, सबसे पहले यूज की जाने वाली धातु थी, याद रखना है तांबा। पत्थर और तांबे के प्रयोग की अवस्था, भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थल की खुदाई हुई है। ये कौन थे, आहाड़ और गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी सभ्यता भी इसलिए इसको कहा जाता है, कई बार स्थानों के नाम पर भी सभ्यता का नाम देते हैं। आहाड़ का प्राचीनतम नाम ताम्बती अर्थात तांबा वाली जगह है। आहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, कहीं कहीं पर पक्की ईंटें भी बनी हुई हैं, लगी हुई हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े भी मिलते हैं। अगला तथ्य है भारत की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियों का कालक्रम कैसा है, कायथा, फिर आहाड़, फिर मालवा, फिर जोरवे, जोरवे संस्कृति। तो ये क्रम पूछ सकते हैं, बिल्कुल याद करना है। कायथा उज्जैन मध्य प्रदेश में आता है अभी वर्तमान, आहाड़ उदयपुर राजस्थान वाला क्षेत्र है, मालवा मध्य प्रदेश में वही इंदौर वाला के आसपास का क्षेत्र, इसके बाद जोरवे महाराष्ट्र और अहमदनगर का क्षेत्र। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति आहाड़ से हुई है। तो ये बिल्कुल अलग से एक पॉइंट लगाकर, स्टार लगाकर नोट कर लें कि वृत्ताकार गर्त ग्रह कहाँ पर मिले हैं, ताम्रपाषाण काल में आहाड़ स्थल से मिले हैं। आहाड़, गिलुंद, मरमी और बालाथल राजस्थान में स्थित प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। जोरवे ताम्रपाषाणिक संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था। जोरवे अहमदनगर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला तथ्य है कायथा संस्कृति उज्जैन मध्य प्रदेश में छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। बिल्कुल ये प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाणिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। उज्जैन आपको याद रखना है, कायथा संस्कृति भी इसको कहते हैं। तो एमपीपीएससी वाले इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान करें। इसे हड़प्पा की कनिष्क और समकालीन संस्कृति भी माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके बाद गणेश्वर सभ्यता एक आती है, यह राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी के उद्गम पर अवस्थित है। यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी और यह ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे पुरानी है, इसलिए इसे ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहते हैं। इसके प्रमुख स्थल कौन है, आहाड़, गिलुंद और मरमी और बालाथल, मतलब ये इनसे भी पुरानी संस्कृति है गणेश्वर सभ्यता।
अगला तथ्य है पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, ऐरण और नबदा टोली ये प्रमुख स्थल हैं। नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है और इंदौर के निकट पर अवस्थित है, इंदौर के आसपास है। इसका उत्खनन HD संकालिया के द्वारा करवाया गया था। MPPSC ने प्रश्न पूछ रखा है तो याद रखना है इसको। इसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल कौन से हैं? अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। इसके बाद सभी पुरास्थल जोरवी संस्कृति के हैं ये सारे, ठीक है। अब तक ज्ञात जोरवे स्थलों में से गोदावरी के किनारे पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा, ये प्रश्न पूछा है। नेवासा से पटसन का साक्ष्य मिला है तो पटसन के साक्ष्य याद रखना है, नेवासा से मिले। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में कि घरों में मृतकों के अवशेष को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है इनाम गांव जो है यहाँ पर मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा के ही समान है। मालवा और राजस्थान में मिली गरुड़ शैली से बनी, ये याद रखना है कि गरुड़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं मतलब कहाँ पर मिली है तो ये मालवा और राजस्थान के आसपास। तो ये वृषभ यानी साण धार्मिक पंथ का प्रतीक भी है। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था और जो किंतु दक्षिण भारत में, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, थोड़ा सा दक्षिण भारत लग जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत में जो संस्कृति है भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में है, ठीक है ना। मृतकों की दशा बता रहे, मृतकों को कैसे रखते थे, किस दिशा में। अगला तथ्य है दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद नवपाषाण युग के स्थल, तो इसको ये हम पूरा जो है ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। नवपाषाणकालीन स्थल हमको पढ़ना है, इसके बाद पूरा हम इसका मैप में भी सारी चीज़ें देख लेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो आज पढ़ाया है उसको बिल्कुल बार बार देखिए और बार बार रिवाइज कीजिए। की पॉइंट आप नोट कर लें ताकि उन्हीं का रिवीजन करते रहे और इतना जितना हमने आज पढ़ लिया उतना आपको याद हो जाना चाहिए, ये आपका उद्देश्य हो। तो हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।